गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फोर्थ चैप्टर है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। किन बच्चों को स्पेशल नीड या स्पेशल अटेंशन देने की आवश्यकता पड़ती है? उन बच्चों को जिनमें किसी प्रकार का या तो डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है। अब डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर यहाँ पे दो वर्ड हैं, इन दोनों में फर्क समझो। डिसेबिलिटी बेटा परमानेंट होती है, मतलब वो ठीक हो ही नहीं सकती है, ठीक है। डिसऑर्डर दिमाग की परेशानी होती है जो टाइम के साथ आ जाती है और टाइम के साथ वो ठीक भी हो जाती है। अगर उसको क्योर करने की कोशिश की जाए तो वो ठीक हो सकती है। डिसेबिलिटी ना सिर्फ दिमाग की हो सकती है, ये आपके फिजिकल बॉडी से भी रिलेटेड हो सकती है और माइंड से रिलेटेड भी हो सकती है, और ये दो तीन टाइप की होती है। ये सिर्फ दिमाग में ही होती है मेनली। तो डिसेबिलिटी मैंने बताया जैसे फिजिकल हो सकती है, कोग्निटिव मतलब दिमाग से संबंधित हो सकती है, इंटेलेक्चुअल मतलब आपको रीजनिंग करने में, कोई कार्य करने में, किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है तो ये इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है। जबकि डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। दोनों में पहला डिफरेंस याद रखेंगे, ये तीन टाइप का हो सकता है, ये सिर्फ एक ही टाइप का होता है। और नो चांस टू बिकम नॉर्मल, इसमें दोबारा नॉर्मल सी आने में पहला डिफरेंस ये है कि ये तीन प्रकार का हो सकता है, ये सिर्फ मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरा ये हो सकता है कि नो चांस टू बिकम नॉर्मल, मतलब इसमें नॉर्मल से आने का चांस बहुत कम होता है, जबकि ये ठीक हो सकती है, ये क्योरेबल है, ये क्योरेबल नहीं है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि फिजिकल हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है और इंटेलेक्चुअल हो सकती है। कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? आपको पढ़ने में तकलीफ होगी, आपको बोलने में तकलीफ होगी, ठीक है, आपको लिखने में तकलीफ हो सकती है। अगर एक वो आमिर खान की फिल्म थी, किसी ने देखी हो तो उसमें एक वो छोटा बच्चा होता है, उसको लिखता कुछ है, समझ में कुछ आता है। तो इस टाइप की जो दिक्कतें होती हैं तो वो उनको बोलते हैं कॉग्निटिव। फिर इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ और आपको सीखने में बहुत टाइम लग रहा है या सीखा ही नहीं जा रहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो, वो इंटेलेक्चुअल होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है, एक बच्चा प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाता है और एक बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअल। अब फिजिकल में क्या देखो, इनके रीजन क्या हो सकते हैं, मतलब जो डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटीज में क्या मतलब, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल मैंने आपको बता दिया। फिजिकल का मतलब क्या है, डिसेबिलिटी मतलब किसी रीजन से कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरी एक आंख चली गई, तो वो डिसेबिलिटी, वो परमानेंट है, वो दोबारा आंख तो दोबारा आ नहीं सकती है। ऐसे ही हाथ टूट गया या टांग टूट गई, ठीक है, ये सब होते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। अब इनके रीजन, क्वेश्चन एक आ सकता है कि डिसेबिलिटी क्या है, उसके टाइप क्या है और इनके रीजंस क्या है, किस रीजन से ये होती हैं। तो रीजन में आप लोग लिखेंगे जेनेटिक रीजन हो सकता है। जेनेटिक मतलब हमारे घर वालों से हम चलती आ रही है, मेरे पापा के मानो कि कमर में दिक्कत है, स्पाइन में दिक्कत है, तो वो मेरे में आ गई, उसके बाद मेरे से अगली जनरेशन में आ गई, तो वो कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन चलता जा रहा है, उसको बोलते हैं जेनेटिक। फिर आ गया पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब आपको पता है गरीबी। देखो सीधी बात है, अगर मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा अच्छा कमाते हैं, तो मैं खाऊंगा भी अच्छा, पहनूंगा भी अच्छा, लेकिन टाइम पे मेरे को इंजेक्शन भी लगेंगे, सभी दवाइयाँ मेरे को मिलेंगी। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं गरीब हूँ तो हो सकता है मुझे टाइम पे इंजेक्शन भी ना मिले, मुझे खाना अच्छे से नहीं मिल रहा, बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैं इनमें से किसी बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है पॉवर्टी। मेंटल हेल्थ मैंने बताया वही कुपोषण से ही है। अच्छा खाने वाले को उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है और नहीं तो मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। एक्सीडेंट की वजह से आपको फिजिकल डिसेबिलिटी आ सकती है। दूसरी चीज, बहुत सारे रीजन लिखे, इन्फेक्शियस डिजीज, मानो आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है, जैसे किसी झोपड़पट्टी या मुंबई में जैसे बहुत बड़ी बड़ी स्लम्स हैं जिनको हम झुग्गी झोपड़ी या जे कॉलोनी बोलते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं, एक छोटी सी बीमारी है वहाँ पे बहुत भयानक रूप धारण कर लेती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण।
कुपोषण मतलब खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, बैलेंस डाइट नहीं है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा आपके शरीर में कम होती है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये सब होता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट आप देखेंगे जैसे थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आपको पता होगा जापान पर अमेरिका ने 2 बम गिरा दिए थे, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी। ये दोनों जापान में जगह है, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों पर बम गिराए गए थे। एक बम का नाम था लिटिल बॉय और एक बम का नाम था फैटमैन, दोनों न्यूक्लियर बम थे। और हमें अभी तक पता है कि उन न्यूक्लियर बम्स का वो जो मतलब अफेक्ट कितना ज़बरदस्त था कि आज तक भी ऐसा लोग बताते हैं वहाँ पे आज भी जो लोग पैदा हो रहे हैं वो किसी ना किसी टाइप का डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के शिकार होते हैं आज भी। इवन वहाँ इन्वायरमेंट इतना इफेक्ट हो गया कि जापान में आपने सुना होगा कि हर दिन कम से कम 30-40 छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। ये सब एक न्यूक्लियर अटैक की वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो गया। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं आज भी उनमें उनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के साथ पैदा हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर अटैक कैन बी वन रीजन, ठीक है, फॉर डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स। एजुकेशन, एजुकेशन की कमी के कारण भी हो सकता है। आप समझ रहे हो, आपको इन सब चीज़ों का पता है, इसका मतलब यू हैव एजुकेशन, एजुकेशन है तो आप सब इनको पता भी है और इनको रोकने के भी उपाय आपको पता है और इनको ठीक करने के उपाय भी आपको पता है। जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो तो अल्टीमेटली अगर हो गया तो ठीक नहीं कर पाएगा और नहीं हुआ तो उसको रोक नहीं पाएगा। इलनेस, वैक्सीन, वार, वार मतलब न्यूक्लियर एक्सीडेंट से ही रिलेटेड है। फिर वैक्सीन, वैक्सीन मानो कि जैसे छोटे बच्चे को 5 साल तक कंटिन्यू वैक्सीन लगती रहती है, इंजेक्शन लगते रहते हैं। वैक्सीन का मतलब होता है इंजेक्शन, तो उसको डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगता है, उसको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं और हेपेटाइटिस ए बी सी सब के इंजेक्शन लगते हैं। अगर ये नहीं लगते हैं, सपोज़ किसी बच्चे को नहीं लगते हैं, तो वो बहुत जल्दी किसी भी बीमारी के या किसी प्रकार के डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी के कांटेक्ट में आ सकता है। तो ये इस चैप्टर का आपका फर्स्ट पार्ट है। शुरू में आपको जूम करके बोर्ड इसलिए दिखाया गया कि अगर आपने किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। अभी मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ रहा हूँ, तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट है। अभी तक हम बात कर रहे थे डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी जो परमानेंट होती है, ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और 3 प्रकार की हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती है, कॉग्निटिव भी हो सकती है और इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है। फिर बात आती है डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर ये बेटा परमानेंट नहीं होती, एक बात ये ठीक हो सकती है। डिसऑर्डर इसमें जो पहले वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चंस आपका लंबा क्वेश्चन बनता है लिखने वाला कि भाई डिसेबिलिटी बताइए, उसके टाइप बताइए या उसके रीजंस बताइए। डिसऑर्डर्स में इसमें आपका छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ADHD की फुल फॉर्म, SPD की फुल फॉर्म, या बता देगा कि किसी भी एक का आपको लक्षण बता देगा और पूछ लेगा कि ये किस बीमारी के लक्षण है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इनमें से MCQ टाइप भी यहाँ से बन सकता है। और ये कॉग्निटिव होती है। तो पहले तो ये देखो 5 टाइप की हैं, मैंने लिखा हुआ है ADHD, SPD, ASD और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब ये हो गया OCD, और ऑपोजिट डेफिएंट डिसऑर्डर ये हो गया ODD। ठीक है, ADHD, SPD, ASD, OCD, ODD। तो इन सब की एक तो फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। दूसरे का सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। देखो डी है ना, जो लास्ट में डी में सबका मतलब डिसऑर्डर है। ठीक है, आगे के जो 2 वर्ड हैं उनकी फुल फॉर्म याद करनी है। यहाँ ADH की हो गया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, SPD हो गया सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ASD हो गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और OCD हो गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ODD हो गया ऑपोजिट डेफिएंट डिसऑर्डर। कुछ हो सकता है कि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो फुल फॉर्म तो बेटा यही होती है। इनके जो लक्षण होते हैं किस रीज़न से हो रहे हैं वो मैं आपको हिंदी में ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। कुछ वर्ड्स जो आप उनको एग्जैक्टली हिंदी में देखना चाह रहे हैं, जैसे वैसे तो मैं हर वर्ड का हिंदी मतलब बता ही रहा हूँ, कुछ एग्जैक्ट वर्ड है उनके एग्जैक्ट हिंदी वर्जन आप बुक से देख सकते हैं या फिर आपके सपोर्ट मटेरियल में है।
ये डायरेक्ट मैंने आपकी ये चैप्टर आपका डायरेक्ट सपोर्ट मटेरियल से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो पहली चीज ADHD अटेंशन डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, और अटेंशन का मतलब होता है कि ध्यान देना। जब ध्यान में कमी आ जाती है तो अटेंशन डेफिसिट बोल सकते हैं। इन देखो क्वेश्चन बोलेगा कि ADHD से आप क्या समझते हैं, क्या उसके लक्षण है, कैसे वो ठीक होगा, किन रीजनों से होता है। तो देखो ADHD में क्या होता है, पहली बात आप अटेंशन फोकस नहीं कर पाते हो। स्कूल क्लास में भी आप देखते होगे कोई कोई बच्चा होता है, टीचर कितना भी बोले लेकिन वो ध्यान नहीं देता, कभी बाहर देखेगा कभी इधर देखेगा, मतलब लैक ऑफ अटेंशन। तो अटेंशन होगा, रेस्टलेस होगा, मतलब एक जगह पे कहीं वो टिकेगा नहीं, ये होता है रेस्टलेस। डे ड्रीम, दिन में ही कुछ सोच रहा है, ख्वाब देख रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है ADHD में। फॉरगेट, जो पढ़ा है वो भूल गया। रीजन, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है बेटा, कि मेरे बड़ों में कोई प्रॉब्लम थी उनसे छोटों में आ गई और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। प्री मैच्योर बर्थ, टाइम से पहले जो बच्चा कई बार बर्थ ले लेता है उसमें कोई कई प्रकार की कमी आ जाती है, तो उस वजह से भी हो सकता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब ड्रग्स वगैरह आप इनकी तरफ एक्सपोजर ले रहे हो, उस वजह से भी हो सकता है। सेकेंड आता है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपको किसी ने कुछ बताया या कुछ पूछ लिया, तुरंत आप उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि ऐसे बोल देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा वीक है या शर्मिला है, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, हो सकता है कि उसमें कुछ हद तक, मतलब उसमें SPD की प्रॉब्लम हो सकती है। आप जल्दी से रिस्पॉन्स किसी को नहीं कर पाते, आप में हर समय एंग्जाइटी देखने को मिलती है। एंग्जाइटी मतलब होता है हद से ज़्यादा चिंता करना किसी चीज़ की। एंग्जाइटी वो होता है, परेशान हो जाता है बंदा। एग्रेशन, बात छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, ठीक है। भीड़ से डर लगना, फियर फ्रॉम क्राउड, ये सब SPD के सिम्टम्स होते हैं। रीज़न वही है, जेनेटिक ये हो सकता है, ड्रग की वजह से हो सकता है, एबनॉर्मल ब्रेन हो सकता है। एक नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल मतलब उसका उल्टा, ठीक है। थर्ड आता है आपका ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, देखो किसी से बात करने में डिफिकल्टी महसूस करेगा, लैंग्वेज समझने में और बोलने में डिफिकल्टी महसूस करेगा। बिहेवियरल चेंज उसका अलग, बिहेवियर उसका बहुत कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को बार बार चेक करके देखेगा, मतलब एक वहम आप उसको बोल सकते हो, ये होता है ASD। मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, कुपोषण का शिकार की वजह से हो सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट उसका कम हुआ, या वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जिसकी वजह से उसमें ये हो गया। जैसे किसी ने अगर भूल भुलैया फिल्म देखी है तो आपको आपने देखा होगा कि एक लड़की में ऐसा फिल्म में दिखाया गया कि उसमें बार बार कोई आत्मा या किसी ने उसको पोजेस कर लिया है, लेकिन जो उसमें लीड रोल जो एक्टर है वो क्या वो साइंस के तरीके से देखता है, वो सोचता है कि इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है उसको। आप लगातार उस इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आपको वही चीज़ें बार बार दिख रही हैं, और वो ठीक हो जाता है, अल्टीमेटली वो इन्हीं चीज़ों से ठीक हुआ है, ठीक है ना। तो एक फिल्म, एक अपरिचित करके एक फिल्म आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि एक बंदा अपने किसी दूसरे रूप में चला जाता है, कि कईयों को मार रहा है, एक ही बंदे में दो तीन पर्सनैलिटी हैं। तो यही सब प्रॉब्लम होती हैं, और कुछ नहीं होता। फोर्थ OCD, रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, जो थॉट्स आप में नहीं आने चाहिए वो कंटिन्यूसली आते हैं। इवन कई बार मुझे इवन खुद फील होता है कि ये प्रॉब्लम से मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम जब एक साथ आ जाती है ना, तो एक समय होता है, एक लिमिट के बाद क्या होता है कि उनको हैंडल करने की कैपेसिटी और शक्ति आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है जब बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और इवन कोई भी टाइम आप ऐसा नहीं पाओगे कि जब आपका माइंड शांत है, वो कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली सोच रहा है, जो नहीं भी सोचना चाहिए वो भी सोच रहा है। ये काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कल को ये हो गया तो फिर कैसे होगा। ये प्रॉब्लम इवन मेरे साथ भी है, अभी भी है। उसके रीज़न सब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिव किसी चीज़ को आप लगातार सोच रहे हो, लगातार सोच रहे हो, परेशानी है किसी बात की, तो उस वजह से हो जाता है। तो OCD, रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, बार बार अनवांटेड थॉट्स को रिपीट करते हैं। OCD वाले
जो ओसीडी जिसमें होता है, मतलब ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें एक प्रॉब्लम और होती है कि हर चीज को बंदा 2 3 4 बार चेक करेगा, लगातार उसको चेक करेगा। उसको एक वहम रहता है कि जैसे ताला लगा के आप चले गए, ठीक है, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ताला लगाया या नहीं लगाया, फिर चेक करेगा। लगाने के बाद भी इवन ये हो जाता है कि शायद बंद नहीं हुआ ढंग से, बार बार चेक करना उसको, ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। डर लगा रहेगा, ऐसा डर लगता है कि मेरे आसपास में बहुत सारे जर्म्स हैं और मैं उनसे कॉन्टामिनेट हो जाऊंगा, इन्फेक्टेड हो जाऊंगा, इस टाइप का वहम हो जाता है, ठीक है। रीज़न वही जेनेटिक रीज़न हो सकता है, इन्फेक्शन रीज़न हो सकता है, इन्वायरमेंट रीज़न हो सकता है। ENV मतलब इन्वायरमेंट से है। लास्ट आपका ODD। ODD ऑपोजिट डेफिएंट डिसऑर्डर। डेफिएंट का मतलब होता है कि किसी की उपेक्षा कर देना, अवज्ञा अवज्ञा कर अवज्ञा करना, मतलब किसी ने आपको कुछ बताया और उसको टाल दिया, ठीक है, उसकी बात माननी ही नहीं है मतलब। तो इसमें क्या होगा, आर्ग्यूमेंट, कंटिन्यूसली आप आर्ग्यूमेंट करते हो, फाइट करते हो, कंसंट्रेशन नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अनोयंस मतलब चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है, फ्रेंड्स के साथ हमेशा अनोयंस। ये एक रीज़न हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आप ऐसी फैमिली में रह रहे हो जहाँ आप लगातार लड़ाई देख रहे हो, तो आप भी, आपकी पर्सनैलिटी भी धीरे 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 उसी में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम बायोलॉजिकल भी हो सकती है और इन्वायरमेंट भी हो सकती है। इन्वायरमेंट मतलब आसपास की सराउंडिंग से आप में वो इफेक्ट आया है। बायोलॉजिकल ऐसा हो सकता है कि आपका कोई इंटरनल ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, या ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में बेटा इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। इवन जो मैंने पिछले 3 चैप्टर आपको पढ़ाया है, उसमें भी जितना मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया है उससे आगे CBSE भी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इसको अच्छे से कर लो, और पिछले 3 चैप्टर के प्लस ये 4 चैप्टरों के नोट्स लिखो कॉपी में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सपोर्ट मटेरियल में है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके सपोर्ट मटेरियल में। उसको बुक से लिखो कॉपी में और मुझे, ठीक है, PDF बना के मेरे नंबर पे डाल दीजिए। ओके, थैंक यू।